बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में हमने ईस्ट यूरोप के बारे में देखा था और वेस्ट यूरोप के बारे में पढ़ा था। वेस्ट यूरोप और ये ईस्ट यूरोप जो कि दाएं हाथ के ऊपर है। अब सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें, वैसे तो कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है सेंट्रल यूरोप की, वेस्ट यूरोप की, ईस्ट यूरोप की। इन तीनों के एजेस भी आपस में मिल रही होती हैं और इनके डिफरेंट जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ भी डिवाइस करती हैं जोग्राफर्स। लेकिन हम कह सकते हैं कि जर्मनी और पोलैंड के साथ ये नीचे की तरफ इटली के ऊपर ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दिस मेक्स इज सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप। और ये कंट्रीज़ ऑस्ट्रिया और उसके साथ ये स्विट्ज़रलैंड बनती है। एक और भी कंट्री है जिसको शायद लिechtenstein बोलते हैं, लेकिन हमने उसको नहीं पढ़ना। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। स्विट्ज़रलैंड ऊपर से जर्मनी के साथ भी मिलता है, इधर से फ्रांस के साथ भी, नीचे से इटली के साथ भी। इसलिए यहाँ स्विट्ज़रलैंड में जो एथनिक पॉपुलेशन है वो वेरीड टाइप है, यानी जर्मन स्पीकिंग है। जहाँ पे ये जर्मनी के साथ मिलता है जर्मन स्पीकिंग, यहाँ पे फ्रांस के साथ इसका बॉर्डर मिलता है तो फ्रेंच स्पीकिंग, और जहाँ पर इटली के साथ इसका मिलता है तो वहाँ पर इटालियन स्पीकिंग पीपल रहते हैं। बर्न इसका कैपिटल है, आप लोगों को पता ही होगा। जेनेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रांस के साथ लगता है। जेनेवा और उसके साथ फ्रांस का कैपिटल पेरिस। तो ऑस्ट्रिया जो है किसी वक्त में ख़ासतौर पे 19th सेंचुरी में एक पावर होती थी और यूरोप की 5 पावर्स बड़ी मशहूर थीं। एक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की जगह प्रूशा होता था। जब प्रूशा की बजाय जर्मनी यहाँ पे बन गया तो फिर जर्मनी, और उसके साथ ये ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया छोटा नहीं होता था, उसमें और भी बहुत सारी एक पावर थी जिसको हंगरी बोलते थे, और फिर रशिया था। तो ये बात शायद मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रिया का जो यहाँ से स्टार्ट है इस हंगरी के साथ यहाँ मिलता है। तो हंगरी को जब कब्ज़े में किया ऑटोमन एम्परर्स ने, तो उसके बाद उनके बॉर्डर्स मिल गए ऑस्ट्रिया के साथ। तो फिर ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला करने की कोशिश में उनको डिफ़ीट हुई थी उस वक्त जब अपनी पीक के ऊपर थे पावर की, और इस डिफ़ीट के नतीजे में उनकी डिक्लाइन का आगाज़ हुआ था। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से वो सेंट्रल यूरोप में और फिर वेस्टर्न यूरोप में दाखिल नहीं हो सके थे। और इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये इटली है। इटली साउथ यूरोप में भी कहलाता है क्योंकि सबसे नीचे है। ये इटली साउथ यूरोप में आता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं स्पेन साउथ यूरोप में आ सकता है इटली के साथ। यहाँ ग्रीस है, ग्रीस साउथ यूरोप में आ सकती है। साउथ यूरोप की कंट्रीज़ भी कहलाती हैं, लेकिन इटली को हम कभी कभी इनके साथ भी शामिल करके सेंट्रल यूरोप बना देते हैं। लेकिन इसके साथ इटली आता है। इटली के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे इनका कैपिटल है रोम, वहाँ उसके सेंटर में एक छोटी सी सिटी स्टेट है जो कि इंडिपेंडेंट है, उसको वेटिकन बोलते हैं। तो जो वेटिकन है, वेटिकन इज़ द सीट ऑफ कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च की सीट है वेटिकन में, और वो इंडिपेंडेंट है। उसके ऊपर जो बाकी नहीं होते हैं, वहाँ पे जो मेन पोप है वो बैठता है रोमन कैथोलिक चर्च का। तो रिसेंटली इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2019 में इटली ने MOU साइन किया। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विच इज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉट बाइंडिंग upon the states to follow it strictly। तो एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट MOU साइन किया चाइना के साथ, किसके ऊपर, BRI में शामिल होने के लिए। तो इटली जो है यूरोप का सबसे पहला प्रोमिनेंट कंट्री है जो कि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दाखिल हो चुका है। यानी कि बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है चाइना का, जो बहुत ओवर एम्बिशियस है, ना सिर्फ एशिया के अंदर इसके ज़रिए से एक तरह से रूट्स कायम होंगे, बल्कि यूरोप में भी और अफ्रीका में भी। तो यूरोप में इटली सबसे पहले हो चुका। $2.8 बिलियन का एक साइन हुआ मेमोरेंडम, जो कि इटली की पोर्ट और इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेगा।
और इटली ने भी इसलिए साइन किया क्योंकि इटली की इकॉनमी को इतनी अच्छी नहीं जा रही है इस वक्त। जो सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं जा रही, ख़ास तौर पे 2008 के रिसेशन के बाद जो पूरी दुनिया में आया था, ग्रीस, इटली और स्पेन की इकॉनमीज़ को उसने हिला के रख दिया था। तो ये तो हमने बात कर ली। अच्छा, अब स्विट्ज़रलैंड की एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक है राइन, एक है रॉन। राइन जो रिवर है, जो स्विस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी बता दूं, यहाँ पर जो है एल्प रेंज, माउंटेन रेंज, एक एल्प है, एल्प माउंटेन रेंज, वो कवर करती है किसको? स्विट्ज़रलैंड को। और एल्प को कभी कभी बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड की हिमालयाज़, और कभी कभी हिमालयाज़ को बोला जाता है एल्प ऑफ एशिया। और इसी तरीके से ये जो इस तरीके से माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के होने की वजह से स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में भी जाती हैं और कुछ फ्रांस में भी दाखिल होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं हम्प ऑफ यूरोप। यूरोप का जैसे कुप होता है उसको हम बोलते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि दे ऑल्सो यूनाइट द यूरोपियन नेशंस टुगेदर। तो एल्प में से 2 मेजर रिवर्स यूरोप के निकलती हैं, एक है राइन रिवर। राइन रिवर स्विट्ज़रलैंड से निकलकर तो नॉर्थ सी में जाकर तो ड्रेन करता है। नॉर्थ सी ये है, नॉर्थ सी ये अटलांटिक ओशन का एक सी है, नॉर्थ सी, ब्रिटेन से ऊपर और नॉर्वे के नीचे, इन दोनों के दरमियान में नॉर्थ सी है। तो स्विट्ज़रलैंड से राइन रिवर निकलकर तो यहाँ पे ड्रेन करता है। राइन, RHINE, जो कि राइन रिवर कहाँ से निकलता है? वो इन एल्प माउंटेन रेंज से निकलता है। और एल्प माउंटेन रेंज में एक हिस्से को वैसे राइन रेंज भी बोलती हैं, वन ऑफ द एंशियंट रेंजेस और द पार्ट्स ऑफ एल्प रेंज उसको कहते हैं। एक दूसरा रिवर है रॉन, RHONE, एक है राइन, एक है रॉन। रॉन रिवर जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में होता है, राइन रिवर ऊपर जाके नॉर्थ सी में जाके ड्रेन करता है, तो राइन रिवर ऊपर ड्रेन करता है, तो रॉन रिवर फ्रांस में दाखिल होता है, इस तरीके से फ्रांस में दाखिल होकर मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करता है। तो राइन और रॉन 2 मेजर रिवर्स हैं जो यहाँ से ड्रेन करते हैं। एक और अगर रिवर आप याद रख लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है यूरोप का, वो है डेन्यूब। डेन्यूब रिवर जर्मनी से निकलता है और ड्रेन करता है किस में? ब्लैक सी में। यहाँ डेन्यूब रिवर, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेन्यूब। डेन्यूब रिवर जो है वो जर्मनी से निकलता है, जर्मनी, और कहाँ पे ड्रेन करता है? ब्लैक सी में। और राइन और रॉन दोनों में निकलते हैं स्विट्ज़रलैंड से, और कहाँ पे ड्रेन करते हैं? जाके एक राइन तो करता है ऊपर की तरफ जो कि नॉर्थ सी है, और रॉन रिवर नीचे फ्रांस से होता हुआ नीचे मेडिटेरेनियन सी के अंदर। लेकिन ये दोनों राइन और रॉन आपने याद रखने के स्विट्ज़रलैंड में से निकलते हैं। स्विट्ज़रलैंड की माउंटेन रेंज जो कि एल्प माउंटेन रेंज है वहाँ से निकलती है। तो डेन्यूब जो है जर्मनी से निकलता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट मैंने रिवर्स भी बताया, जैसे रशिया में 3 रिवर्स मैंने आपको बताए थे, डनाइपर, डॉन और वोल्गा सबसे बड़ा है इनका रिवर। इसी तरीके से फिर मैंने फ्रांस का बताया था, लुआ रिवर है। चलें अगर फ्रांस का वो रिवर याद ना हो तो राइन, रॉन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड से निकलते हैं। एक नॉर्थ सी में, एक मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होता है। एक है डेन्यूब रिवर जो कि जर्मनी से निकलता है और वो जाके ब्लैक सी में ड्रेन करता है। ये तो आपके आ गई, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं, कुछ और भी पार्ट है जो कि यूरोप के अंदर पढ़े जाते हैं। एक है ये वाला, ये कंट्री, इसको कहते हैं आइसलैंड। आइस से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये सारा आइस कैप्ड है। बहुत सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ना होने के बराबर है, स्पोरेडिक पॉपुलेशन है यहाँ पर। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं कलरफुल अपने जो मकान है डॉल हाउसेस की तरह वो बना के रहते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ कलर आए। अदरवाइज़ इंतहा की सर्दी हो तो जोग्राफर्स कहते हैं कि यहाँ एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक
एक्सट्रीम सर्दी में लोग डेस्परेट ज़्यादा हो जाते हैं, मायूस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइसलैंड में आइसलैंडिंग पीपल हैव अ ग्रेटर रेशो ऑफ सुसाइड्स। और आइसलैंड में बहुत सारे वोल्केनोस भी मौजूद हैं, क्योंकि ये खुद आइसलैंड का टुकड़ा वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोस मौजूद है। वोल्केनो से निकलने वाली एनर्जी को आइसलैंडिक पीपल ने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिक एनर्जी में और हीट एनर्जी में। तो अक्सर औकात इनके घरों के अंदर जो टैप्स होती हैं उनको खोला जाए तो बीच में से ऐश की जो स्मेल होती है वो भी आती है। तो इस तरह से आइसलैंड एक ऐसी कंट्री जिसके ऊपर यूरोप की नेशंस का कब्ज़ा मुख्तलिफ अदवार में रहा है। इसका कैपिटल क्या है? रेकजाविक। इसको रेकजाविक भी बोलते हैं, रेकजैक है या रेकजाविक, आई हैव फॉरगॉटन द नेम। तो कुछ रेकजैक बोलते हैं, लेकिन आइसलैंड में क साउंड नहीं होती है, रेकजावी भी बोलती हैं वो। तो यहाँ ये आइसलैंड बना किस तरीके से है? वोल्केनिक इरप्शन से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से एक एज है टेक्टोनिक प्लेट की, वो निकलती है। यानी वो एज कौन सी है? इस रशिया को और यूरोपियन लैंड को अपने ऊपर उठाया हुआ, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। और दूसरी तरफ जो है, दूसरी जो एज है वो है नॉर्थ अमेरिका की, जिसने नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक को अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है। और ये जो दो प्लेट्स हैं, इस तरीके से आप देखें, ये दो प्लेट्स जो हैं इस तरीके से दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सच एज दिस प्लेट, यूरेशियन प्लेट इज मूविंग अवे from this plate which is called North Atlantic plate, I mean or North American plate, sorry, I mean both of them are going away. Thus what happens, the crust down that gives up the opening, इस तरीके से वो ओपन हो जाता है। और चूंकि ये समंदर के अंदर नीचे फर्श जो है ओपन हो जाता है, तो नीचे से जो मोल्टन रॉक है इट वेल्स अप। तो जब ये मैं आपको एक यहाँ मिसाल बना के दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से पानी है, ये समंदर है, और नीचे जो है ये आपका फर्श आ गया। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा, यहाँ से नीचे से जो मैग्मा है, क्योंकि अंदर आए तो मैग्मा और बाहर निकल आए तो उसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं उसको। एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इरप्ट्स इज कॉल्ड वोल्केनो। तो ये इस तरीके से बाहर निकल आता है। तो चूंकि ये मोल्टन रॉक होती है, मैग्मा जो अंदर है मोल्टन रॉक होती है, जब बाहर आता है तो वाटर की वजह से क्या होता है, वो सोलिडिफाई कर जाता है। और इस तरीके से ना सिर्फ ये सोलिडिफाई कर जाता है बल्कि इस हिस्से को भी फिल कर देता है। लेकिन ज़ाहिर है फर्श तो फैल रहा है, तो वो फर्श फैलता रहता है, फिर रप्चर होता है, फिर लावा बाहर निकलता है। और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर या हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज आफ्टर इट कम्स आउट ऑफ the surface of the water। और what happens, जब ये बाहर निकल आता है, सोलिडिफाई होता है। सोलिडिफाई होने की वजह से फिर इसके ऊपर बहुत सारी ग्रीनरी, क्रॉप और बहुत फर्टाइल होता है, फॉरेस्ट्स, और यहाँ पे फिर ये लैंड बन जाती है। आइसलैंड इस तरीके से बना है, यानी कि ये सी फ्लोर जो है उसके सेपरेट करने से जो रिफ्ट वैली पैदा होती है, और उसके साथ फिर जो मोल्टन रॉक बाहर निकलती है, और बाहर निकल के फिर वो सरफेस के ऊपर आ जाती है, सोलिडिफाई होती है, और वहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोस हैं, यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोस पाए जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो क्रैक्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ रप्चर्स, जिसकी वजह से जो मैग्मा है वो वीक जोन को देखते हुए बाहर निकल आता है। तो ये आइसलैंड की हिस्ट्री है। तो इस वक्त मैग्मा से बनने वाली बहुत बड़ी आइलैंड है आइसलैंड। तो आइलैंड्स कैसे बनते हैं समुद्रों के ऊपर, ये आपने भी फिनोमिनन यहाँ से देखा। तो आइसलैंड इज वन ऑफ द रीजंस। ये कहाँ मौजूद है? ये एजेस के ऊपर मौजूद है, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की। आगे आ जाते हैं एक और लैंड जिसको कहते हैं ग्रीन लैंड। नाम तो ग्रीन है लेकिन ग्रीनरी ना होने के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि सारी की सारी आइस कैप्ड है। और होना तो ये चाहिए था, कनाडा के पास है, लेकिन ये यूरोप के साथ इसकी हिस्ट्री लिखी जाती है, क्योंकि नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज को नॉर्डिक भी बोलते हैं और साथ में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलती हैं, जैसे कि डेनमार्क,
जैसे कि नॉर्वे, इन्होंने बारी बारी इसके ऊपर कब्जा किया हुआ। ऑलमोस्ट ये सारी जगह जो है रहने के काबिल नहीं है, नॉन लिवेबल है, बहुत सर्दी होती है। लेकिन ये हिस्सा जो कि कनाडा की तरफ है, इधर नहीं है। यहाँ पर इसको न्यूक बोलते हैं, जो कि कैपिटल भी है ग्रीनलैंड का, न्यूक बोलते हैं। इस न्यूक पे कुछ पॉपुलेशन आबाद है। तो आजकल मेरा ख्याल डेनमार्क की शायद यहाँ पे हुकूमत है, या उन्होंने छोड़ दी हुई है, कुछ थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, आप इसको गूगल कर सकते हो। तो न्यूक यहाँ पे मौजूद है। तो न्यूक में कुछ आबादी आबाद है, और आबाद क्यों है? क्योंकि जो वार्म विंड यहाँ से आती हैं, हल्की फुल्की यहाँ पे टकराती हैं। ज़्यादा तो वैसे वो जाती हैं कहाँ पर? नॉर्दर्न, ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो यूरोप है, या फिर यूरोप में ही जाती हैं, और वो इन एरियाज़ को वार्म कर देती हैं, रहने के काबिल बनाते हैं। हल्की फुल्कियाँ जाती हैं, इसलिए कुछ लिवेबल पोजीशन यहाँ पे न्यूक में है, अदरवाइज़ बाकी ग्रीनलैंड अक्सर खाली है। तो ये हमने आज पढ़ लिया पूरे का पूरा यूरोप। अब इसकी हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं।